माँ जगदम्बा क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने स्टार्ट किया था क्या, हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा व व्याकरण की सामान्य जानकारी। कल मैंने आपके लिए बताया था कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा समझाई थी मैंने आपके लिए, भाषा के प्रकार बताए थे और भाषा की विशेषता बताई थी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। हिंदी जो शब्द है इसको हम समझेंगे। हिंदी जो शब्द हैं इसको आज हम विस्तार से समझेंगे कि हिंदी शब्द क्या है। हिंदी जो शब्द है दोस्तों, ये एक अपभ्रंश शब्द है। क्या अपभ्रंश शब्द है हिंदी? जो हिंदी शब्द है दोस्तों, ये एक अपभ्रंश शब्द है। इसको हम पारसी शब्द कर सकते हैं दोस्तों। क्या? पारसी शब्द। हिंदी जो शब्द है दोस्तों, ये एक पारसी शब्द है। और पारसी शब्द है मतलब पारसी भाषा का शब्द है। तो पारसी भाषा तो भारत की है नहीं, तो विदेशी है, तो इसको हम विदेशी शब्द भी कह सकते हैं। क्या शब्द कह सकते हैं? कि ये एक विदेशी शब्द है। क्या है दोस्तों? विदेशी शब्द है। हिंदी जो शब्द है ये क्या है? ये एक अपभ्रंश शब्द है, पारसी शब्द है। इसको हम विदेशी शब्द कह सकते हैं। हिंदी जो शब्द है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ? जो अपना भारत है, भारत का उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है जिसे हम सिंधु नाम से जानते हैं, उस सिंधु क्षेत्र में ईरानी लोगों ने आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की। तो उन्होंने स को क्या कहा? ह कहा। उन्होंने जब उच्चारण किया सिंधु का, तो उन्होंने स को क्या कहा? ह कहा दोस्तों। ठीक। और द का उच्चारण किया, तो द का उच्चारण क्या किया? द किया। ध का जो उच्चारण किया दोस्तों, वो क्या किया? द किया। क्या? ईरानी लोगों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाके में, उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र, वहां पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। वहां की भाषा कौन सी थी दोस्तों? सिंधी। भाषा कौन सी थी? सिंधी। सिंधु क्षेत्र की भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी। उन्होंने स को क्या कहा? ह कहा और ध को द कहा। ऐसे ही सिंधी से क्या बना दोस्तों? हिंदी बना। क्या बना? हिंदी। सिंधी से क्या बना दोस्तों? हिंदी बना। अब हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी का विकासकरण। हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो हिंदी का विकास हम तीन दृष्टि से पढ़ेंगे। हिंदी का विकास हम तीन दृष्टि से पढ़ेंगे। हिंदी का विकास है दोस्तों, वह तीन दृष्टि से पढ़ेंगे। कौन कौन सी? ऐतिहासिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि, ऐतिहासिक दृष्टि, भौगोलिक दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि। राजनीतिक दृष्टि। क्या दोस्तों? राजनीतिक दृष्टि। हिंदी का विकास पढ़ेंगे दोस्तों कितने दृष्टि से पढ़ेंगे? तीन तरीके से, ऐतिहासिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। पहला बिंदु डालिए आप, कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टि। हिंदी का विकास पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिंदी का विकास कैसे हुआ? तो पहला बिंदु डालिए, कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टि। ऐतिहासिक दृष्टि में क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक दृष्टि में है कि जो हिंदी का विकास है, हिंदी का जो विकास है दोस्तों, वो संस्कृत भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से? मूल भाषा कौन सी दोस्तों? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी है दोस्तों? संस्कृत। हिंदी का विकास किससे हुआ? संस्कृत से हुआ है दोस्तों। कैसे? संस्कृत से
दो भाषा का निर्माण हुआ। कितनी भाषा का? दो भाषा का। कौन कौन सी भाषा? दो दो भाषा है, एक तो वैदिक भाषा, वैदिक भाषा, और एक लौकिक भाषा। कौन सी दोस्तों? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत। और संस्कृत से दो भाषा का निर्माण हुआ, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। वैदिक भाषा क्या है? वैदिक भाषा जटिल भाषा थी दोस्तों, इसलिए इसका विस्तार कम हुआ दोस्तों। वैदिक भाषा में वेदों की रचना हुई थी। किसकी? वेदों की रचना हुई। जबकि लौकिक भाषा में दोस्तों रामायण रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई है। लौकिक भाषा आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए इसका विकास तेजी से हुआ दोस्तों। और इसमें जो रचना हुई वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई दोस्तों। लौकिक भाषा से धीरे धीरे रूप परिवर्तन हुआ और एक और भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों। एक और भाषा का निर्माण हुआ जिसका नाम था पाली। क्या दोस्तों? पाली। एक और भाषा प्रचलन में आई जिसका नाम दोस्तों पाली था। और जब पाली प्रचलन में आई दोस्तों, तो एक धर्म पनपा जिसका नाम बौद्ध धर्म था। क्या दोस्तों? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। क्या बताया मैंने कि मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत से दो भाषा का निर्माण हुआ, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। वैदिक भाषा जटिल भाषा थी, इसलिए इसका विकास कम हुआ दोस्तों, और इसमें वेदों की रचना हुई। लौकिक भाषा थी वो आम बोलचाल की भाषा थी दोस्तों, आम बोलचाल की भाषा थी, सरल भाषा थी। तो इसमें रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना हुई और धीरे धीरे रूप परिवर्तन हुआ। और कौन सी भाषा का निर्माण हुआ? पाली भाषा। कौन सी भाषा प्रचलन में आई? पाली भाषा। जब पाली भाषा आई तो एक धर्म आया। कौन सा? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ थे दोस्तों वह किस में रचे गए थे? पाली भाषा में रचे गए थे। किसमें दोस्तों? पाली भाषा में रचे गए थे। अब पाली से धीरे धीरे रूप परिवर्तन हुआ दोस्तों, पाली से धीरे धीरे रूप परिवर्तन हुआ और किसमें आया? प्राकृत में। किसमें आया दोस्तों? मैं इसको इधर ऊपर दिख रहा हूं। कौन सी भाषा आई दोस्तों? पाली से रूप परिवर्तन हुआ और प्राकृत भाषा आई। कौन सी? प्राकृत। और प्राकृत भाषा आई तब एक और धर्म पनपा आपने, जिसे कहते हैं क्या? जैन धर्म। कौन सा दोस्तों? जैन धर्म। जैन धर्म जब पनपा तब कौन सी भाषा थी दोस्तों? प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे उन सब की रचना किसमें हुई? प्राकृत भाषा में हुई थी। अब प्राकृत भाषा से धीरे धीरे रूप परिवर्तन हुआ दोस्तों, और भाषा कौन सी आई? अपभ्रंश। कौन सी दोस्तों? अपभ्रंश। कौन सी भाषा आई दोस्तों? अपभ्रंश भाषा आई। धीरे धीरे प्राकृत से रूप परिवर्तन हुआ और भाषा कौन सी आई? अपभ्रंश भाषा आई दोस्तों। अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जिसे क्या कहते हैं? शोरसेनी कहते हैं दोस्तों। क्या? शोरसेनी। अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जिसे शोरसेनी कहते हैं दोस्तों। और शोरसेनी से दोस्तों किसका निर्माण हुआ था? हिंदी का। कौन सी भाषा? हिंदी दोस्तों। शोरसेनी से ही हिंदी बनी हुई है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया आपको? ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी का विकास क्रम बताया दोस्तों, कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी का विकास बताया मैंने कि मूल भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और संस्कृत से धीरे धीरे भाषा, दो भाषाओं का निर्माण हुआ। कौन सी? वैदिक और लौकिक। लौकिक भाषा का रूप परिवर्तन हुआ और पाली भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों। पाली भाषा के बाद कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा आई। और प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है दोस्तों? शोरसेनी है। और शोरसेनी से कौन सी भाषा? हिंदी भाषा का निर्माण माना जाता है। ठीक, आगे बात करें भौगोलिक दृष्टि से। आगे कौन सी दोस्तों? सेकंड नंबर में भौगोलिक दृष्टि। भौगोलिक दृष्टि से हिंदी का विकास
भौगोलिक दृष्टि में कुछ भी नहीं है। भौगोलिक मतलब भूगोल, भौगोलिक मतलब भूगोल, यानी कि जो भारत का मध्यस्थ एरिया है दोस्तों, भारत का जो मध्य एरिया है, जैसे राजस्थान, इधर से दिल्ली वगैरह, एमपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, पंजाब, हरियाणा, इनमें इनमें हिंदी भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। जो भारत का मध्य एरिया है इसमें हिंदी भाषा भाषी के लोग निवास करते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, भौगोलिक दृष्टि से यही पढ़ना है केवल कि भारत का मध्य एरिया जिसमें हिंदी भाषा भाषी के लोग सर्वाधिक निवास करते हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे कौन सा है अपने पास। अब बात करेंगे दोस्तों तीसरे दृष्टि की, कौन सी, राजनीतिक दृष्टि। राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि से हिंदी का विकास कैसे हुआ दोस्तों, तो हिंदी का विकास राजनीतिक दृष्टि से, संविधान में कुल कितने भाग हैं, संविधान में कुल भाग हैं 22। कितने दोस्तों, भाग कितने हैं संविधान में, कुल 22। कितने भाग हैं, 22। उस 22 भाग में से भाग 17 में, उस 22 भाग में से भाग 17 में और अनुसूची 8, अनुसूची कौन सी दोस्तों, 8, भाग 17 अनुसूची 8, भाग 17 अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी भाषाओं का दोस्तों, 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान के 22 भागों में से भाग 17 में और अनुसूची 8 में। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का। उस 22 भाषा में एक अपनी भी है जो हिंदी है, उस 22 में एक अपनी भी जो हिंदी है दोस्तों, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो हिंदी का उल्लेख टोटल इसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 22 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का, 22 भाषा का। किसमें, भाग 17 में कुल कितनी भाषा, 22 भाषा, जिसमें से अपनी हिंदी भी इसमें गिनी जाती है। अनुसूची 8, अनुसूची 8 में हिंदी का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों आगे बात करें तो अनुच्छेद, अनुच्छेद 343, 343 क से 351 क तक, 343 क से 351 क तक हिंदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। संविधान में 343 क से 351 क तक हिंदी का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। अनुसूची कौन सी, 8, भाग कौन सा, 17, कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है उसमें, 22 भाषाओं का है, जिसमें से अपने एक हिंदी भी उसमें शामिल है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख मिलता है। 343 आर्टिकल 343 क के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा स्वीकार किया गया। आर्टिकल 343 क के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा सन 1948 को, कब, सन 1948 को, कब दोस्तों, सन 1948 को दिया गया। यदि आपसे दिनांक पूछे तो दोस्तों इसकी दिनांक आएगी क्या, 14 सितंबर। कितनी सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर 1948। 14 सितंबर 1948 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा आर्टिकल 343 के तहत दिया गया। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कारण 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ लिख लो इधर, 14 सितंबर को 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस
मनाया जाता है। नोट करके एक नोट डालो आप, एक नोट डालो कितने का, 10 का। नोट डाल के लिखो, क्या लिखो नोट में, नोट में लिखो आप कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी जनवरी दोस्तों, 10 जनवरी। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। समझ में आया आपके कि राजनीतिक दृष्टि से हमने हिंदी का विकास पढ़ा। संविधान में कुल 22 भाग हैं, 22 भाग में से भाग 17 में 22 भाषाओं का जिक्र या उल्लेख मिलता है दोस्तों। अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 क से 351 क तक हिंदी का उल्लेख मिलता है दोस्तों, हिंदी का उल्लेख मिलता है। और हिंदी को आर्टिकल 343 क के तहत 14 सितंबर 1948 को राजभाषा का दर्जा स्वीकार किया गया दोस्तों। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस, क्योंकि आर्टिकल 343 क के तहत 14 सितंबर को राजभाषा स्वीकार की गई थी हिंदी को। ठीक दोस्तों, आगे बात करें। अब आप दोस्तों एक नया बिंदु डालो। मैं व्याकरण पढ़ाने से पहले आपको हिंदी भाषा की लिपि के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, हिंदी भाषा की लिपि के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। तो आप यूं बताइए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, लिपि किसे कहते हैं। पहले तो आप इसको बताइए कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि कहते हैं चिन्हों को। किसको दोस्तों, चिन्हों को। लिपि को आप चिन्ह कह सकते हो। लिपि किसे कहते हैं, चिन्हों को कहते हैं। यानी कि अनेक प्रकार की भाषाओं को, अनेक प्रकार की भाषाओं के लिए अनेक प्रकार के चिन्ह बनाए गए, जिसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आप इसको परिभाषा के तौर पर लिख सकते हो। यानी कि लिपि की परिभाषा आप लिख सकते हो कि अनेक प्रकार की भाषाओं के लिए अनेक प्रकार के चिन्ह बनाए, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। लिपि का यदि इतिहास देखा जाए दोस्तों, लिपि का इतिहास देखा जाए तो लिपि को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है लिपि को। कौन कौन सी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और क्रोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि और क्रोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। जबकि क्रोष्टी लिपि है दोस्तों, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है क्रोष्टी, और ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। आगे बात करें तो ब्राह्मी लिपि को भी 2 भागों में बांटा दोस्तों। कितने भागों में, 2 भागों में। ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में बांटा दोस्तों, 2 भागों में बांटा। उत्तरी शैली, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली कितने भागों में बांटा, ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा। उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में क्या आता है, गुप्त, गुप्त, कुटिल, गुप्त, कुटिल, शारदा, गुप्त, कुटिल, शारदा, और एक आता है प्राचीन नागरी दोस्तों। क्या, प्राचीन नागरी। प्राचीन नागरी। उत्तरी शैली में कौन कौन सी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल और शारदा और प्राचीन नागरी दोस्तों। दक्षिणी शैली में आता है
कौन कौन सी? तमिल, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ किसमें आता है? दक्षिणी शैली में आता है। ये प्राचीन नागरी हैं, जो उत्तरी शैली की प्राचीन नागरी हैं। इसको भी दो भागों में बांटा दोस्तों। कितने भागों में? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? प्राचीन नागरी हैं, इसको भी दो भागों में बांटा दोस्तों, प्राचीन नागरी को। प्राचीन नागरी को भी दो भागों में बांटा दोस्तों, कौन कौन सी? पूर्व नागरी, पूर्व नागरी और पश्चिमी नागरी। पश्चिमी नागरी। पूर्वी नागरी में आता है दोस्तों कौन कौन सी? खेंती, खेंती नेवारी, खेंती नेवारी, असमिया, असमिया और बंगला, बंगला। खेंती, नेवारी, असमिया, बंगला और एक और आती है दोस्तों, कौन सी? मैथिली। मैथिली। ठीक है दोस्तों। पश्चिमी नागरी में क्या कहता है? पश्चिमी नागरी में आता है राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, महाजनी, इधर से गुजराती और दोस्तों देवनागरी। यही लाना चाहता था मैं आपको, कहा? देवनागरी में लाना चाहता था, क्योंकि हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? देवनागरी है। और किधर से लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसकी जानकारी, उसकी हिस्ट्री हमने पढ़ी दोस्तों। आगे स्टार्ट करते हैं हम क्या? अपना जो बिंदु व्याकरण। तो दोस्तों अपना जो बिंदु चलेगा, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वो चलने वाला है अपना कौन सा? व्याकरण। क्या दोस्तों? व्याकरण, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, व्याकरण। पहले तो क्या पढ़ा रहा था, समझ में तो आया होगा शायद, बढ़िया। अब आप पढ़ो व्याकरण। मैं व्याकरण को पढ़ाने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने माँ जगदम्बा क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, आगे बात करें, व्याकरण को पढ़े हम। तो व्याकरण में क्या है? कुछ भी नहीं है व्याकरण में, बहुत सरल है। व्याकरण जो शब्द हैं, यदि इसके टुकड़े करें तो इसमें वि, धन, आ, धन, करण। क्या दोस्तों? व्याकरण शब्द के टुकड़े करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? वि, धन, आ, धन, करण। यदि आपसे इसमें मूल शब्द पूछा जाए तो मूल शब्द दोस्तों इसमें क्या है? करण है। क्या है? मूल शब्द करण है। मूल शब्द क्या है इसमें? करण है। व्याकरण को आप एक ग्रंथ कह सकते हो, व्याकरण को आप एक पोथी कह सकते हो, एक पुस्तक कह सकते हो। व्याकरण को आप क्या? पुस्तक। व्याकरण को आप क्या कह सकते हो? एक पुस्तक या एक ग्रंथ, एक पोथी कह सकते हो, कि ऐसी पुस्तक जिससे हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण कहते हैं। समझ में आया? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण कहते हैं कि जिससे हमें
किसी भाषा को शुद्ध लिखने, वो शुद्ध बोलने, वो शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण का कौन सा अर्थ? शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ यदि पूछे आपसे तो इसका अर्थ होता है क्या? भली भांति समझना। क्या दोस्तों? भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है? भली भांति समझना होता है। ठीक। व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं दोस्तों। कितने अंग? 3 अंग। व्याकरण के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं व्याकरण के? 3 अंग हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं व्याकरण के? तो 3 अंग हैं व्याकरण के। पहला वर्ण विचार। कौन सा दोस्तों? वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार। और तीसरा है दोस्तों वाक्य विचार। क्या? वाक्य विचार। ठीक दोस्तों, समझ में आएगा यहाँ तक? मैंने क्या बताया कि व्याकरण के 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक। प्रथम हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। कौन सा दोस्तों? आप एक बिंदु डालिए अपने पृष्ठ में, ऊपर ऊपर एक बिंदु डाल दीजिए। कौन सा? वर्ण विचार। वर्ण विचार की चर्चा हम करेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों? वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? जो पहला टॉपिक हमने डाला, क्या? वर्ण विचार। तो बात करेंगे कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार कहते हैं दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते हैं। जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका अर्थ अभी समझाऊंगा आपको। मैंने क्या लिखा वर्ण के बारे में? मैंने लिखा कि जिनके टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कैसे टुकड़े? जैसे जिस प्रकार में बताऊं आपको, मैंने यहाँ एक वर्ण लिखा, कोई सा भी मान लो आप। मैंने एक वर्ण लिखा यहाँ पर, क्या? क्या लिखा? अब इस का मैं और अधिक टुकड़ा नहीं कर सकता। जो ये है, इस का मैं और अधिक इसको काट नहीं सकता। को क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि ये वर्ण है एक, यानी कि मन में से आने वाली जो इकाई है, वो क्या है? वर्ण। मन में से आने वाली ऐसी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है दोस्तों? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। मैंने क्या बताया कि जो वर्ण लिखा, इसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, इसको और अधिक काट नहीं सकते हैं। वर्ण को इस प्रकार समझेंगे। वर्ण है दोस्तों, वर्ण जो है ये इसको कह सकते हैं कि ये भाषा की, यहाँ 1 नंबर डाल दो। क्या? 1 नंबर। और लिखो क्या? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कौन सी दोस्तों? छोटी लिखित इकाई। लिखित क्या है? ये लिखित है। नीचे लिखता हूं आपके लिए मैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। जिसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या दोस्तों? वर्ण कहते हैं।
2 नंबर डाल के लिखो आप भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। कौन सी दोस्तों? मौखिक इकाई। मौखिक इकाई कौन सी है दोस्तों? वह ध्वनि है। क्या है दोस्तों? ध्वनि। मैंने क्या बताया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी दोस्तों? यदि आपसे लिखित इकाई पूछे तो लिखित इकाई तो कौन सी है दोस्तों? वर्ण है। कौन सी है लिखित इकाई? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। जबकि मौखिक इकाई कौन सी दोस्तों? मौखिक इकाई यदि आपसे पूछे तो मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है दोस्तों। कौन सी है मौखिक इकाई? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? लिखित इकाई वर्ण है। लिखित इकाई वर्ण है। जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है दोस्तों? ध्वनि है। ठीक, आगे बात करें। तीसरा नंबर डाल के लिखो आप भाषा की, यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है दोस्तों, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? वर्ण। क्या रहेगा? वर्ण दोस्तों। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे यदि आपसे, कुछ भी नहीं दे, न तो मौखिक दे और न ही लिखित दे, सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या आंसर रहेगा अपना? वर्ण रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? वर्ण रहेगा। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि लिखित इकाई कौन सी है तो वर्ण, और आपसे पूछा जाए कि मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो दोस्तों ध्वनि रहेगा। दोस्तों वर्ण विचार के बारे में चौथा अंग है दोस्तों। क्या बताया मैंने? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है दोस्तों? लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी? ध्वनि दोस्तों। और यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो क्या रहेगा? वर्ण रहेगा दोस्तों। और आपसे पूछे क्या कि अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अर्थ की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या रहेगा? आंसर शब्द रहेगा। क्या दोस्तों? शब्द। क्योंकि आप वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। मैंने यहाँ एक वर्ण लिखा, क्या, जैसे मान लो कुछ भी आ, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जबकि यहाँ क्या पूछा कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक शब्द आम, तो सबको बताएं आम क्या होता है? आम क्या होता है? एक फल होता है खाने का। और आम एक फल होता है, अर्थात आपको पता चल गया कि इसका क्या निकल रहा है? एक अर्थ निकल रहा है। ठीक, क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। और वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे बात करें, आपसे पूछिए आगे क्या कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? क्या भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? वाक्य कहते हैं। क्या? वाक्य कहते हैं दोस्तों। भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ कोई पर्टिकुलर अर्थ निकलता है, सार्थक। ठीक, दो शब्द जिनके अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ निकलते हो, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। तो दोस्तों अब आगे इस वर्ण विचार को आगे पढ़ेंगे हम कल। अगली कक्षा में वर्ण विचार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे,
और आपको धीरे धीरे वर्ण विचार खत्म होने के बाद आपको संधि पढ़ाई जाएगी। और संधि के लिए संधि जो पूरी पूरी की पूरी जो संधि है दोस्तों, वो वर्ण विचार टॉपिक पर निर्भर करती है। जो पूरी की पूरी संधि है वो वर्ण विचार टॉपिक पर निर्भर करती है। यदि आपको वर्ण विचार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो संधि बिल्कुल सरल हो जाएगी। यदि आपको वर्ण विचार समझ में नहीं आएगा तो संधि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि संधि का जो पूरा बिंदु है दोस्तों, पूरा टॉपिक है वो किसमें चलता है, वर्ण विचार पर निर्भर करता है। इसलिए आपको वर्ण विचार अच्छे से क्लियर करना होगा, मेरे साथ साथ समझते चलिए, ठीक। और यदि आपने माँ जगदम्बा क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि रोज की कक्षा आपको उसका नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।